आज जो मैं प्रश्न लेकर आई हूँ ये पूरा एक पोर्शन है जो कि केवी में ये आने वाला है। केवी के सिलेबस में है। और ये 15 नंबर के क्वेश्चन से यहाँ से आएंगे। लेकिन जो मेरे कंटेंट है जो मैंने यहाँ पे समाइट किया है इसमें सिर्फ ये केवी में ही नहीं, बाकी भी किसी भी परीक्षा के लिए जैसे बीएड हो, एमएड हो, या फिर अन्य कोई भी सीटेट वगैरह में कहीं पे भी ये काम आ सकता है। तो आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे दिया है ये सारी चीज़ों को समाहित किया गया है। और ये केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस है जो मैंने ये सिलेबस यहाँ पे दिया है। ये केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस का पहला पोर्शन है जो कि आपका लर्निंग वाला जो प्रोसेस, वो जो एक पोर्शन है जिसमें कि 40 नंबर के जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं उसमें से 30 नंबर यहीं से आएंगे। तो आप इसको देख चुके होंगे इसमें क्या क्या है। 4 पॉइंट्स हैं, इसको आगे हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास की बात की गई है और कहा गया है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास होता है। विकास क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास इसमें होता है। जो विकास होता है बच्चे का उसमें ये सारी तरह के विकास की बात की जाती है और इसमें मानसिक एवं शारीरिक विकास की भी बात की जाती है। दो चीज़ें इसमें देखा जाता है, एक वृद्धि होता है और विकास होता है। तो वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है और विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। इस तरह से प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि विकास जो है वो मात्रात्मक है या गुणात्मक है, मात्रात्मक केवल मात्रात्मक है, केवल गुणात्मक है। तो इसलिए मैंने इस तरह से पॉइंट्स में ये लिखे हैं कि दोनों में डिफरेंस करने के लिए। जो वृद्धि होता है वो शरीर का वृद्धि होता है, वो मात्रात्मक होता है, मात्रा के अनुसार होता है। बच्चा कितना बढ़ा, उसका हाथ कितना बड़ा, सर कितना बड़ा, दिमाग कितना बड़ा। और विकास जो है वो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। तो अगर हम मात्रा की बात करें तो वो भी इसमें आएगी। और जो अगर हम उसके दिमागी तौर पे कितना वो काम कर रहा है, कितना सक्षम है किसी काम करने में, किसी सोच में, संवेग भी है उसमें, संज्ञान भी है, क्रिया भी है, भाषा भी है, हर तरह के विकास को हम विकास कहते हैं। बच्चे के हर तरह के विकास को, संपूर्ण विकास को हम विकास कहते हैं। अभी वृद्धि की 7 अवस्थाएं मानी गई है शैशव काल से जन्म तक। जो बच्चा 2 वर्ष का होता है तब तक शैशव काल होता है। ये जन्म से 2 साल तक जो शैशव काल का अवस्था होता है ये पहला अवस्था हो गया। दूसरा हो गया पूर्व बाल्य अवस्था जो कि 2 साल से 6 साल तक का होता है। उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 साल तक का होता है। और किशोरावस्था 12 से 18 साल तक के लिए होता है। युवावस्था 18 से 40 साल तक और प्रौढ़ावस्था 40 से 60 साल तक और वृद्धावस्था 60 के बाद। तो यहाँ पे हमें अगर हम बच्चे की बात करते हैं तो किशोरावस्था जो है 18 साल तक तभी तक के लिए पढ़ना है। तो एग्ज़ाम में जिस तरह का प्रश्न है उसके अनुसार हमें उत्तर देना है। अगर हम किशोरावस्था तक के लिए पढ़ते हैं तो 4 अवस्थाएं मानी जाती है और वृद्धावस्था तक अगर पढ़ते हैं तो 7 अवस्थाएं मानी जाती है। अब यहाँ पे एक देख लेते हैं कि किशोरावस्था में जो बच्चे की जो किस तरह की सोच होती है, कैसा होता है बच्चा। ये बहुत ही आसान है, इसको इस तरह से मैंने ग्राफ के टाइप से तैयार किया है। तो जो बच्चा जो होता है वो अपराध या नशा की ओर उसका उन्मुख होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है किशोरावस्था में। और मित्र बनाने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। दुश्चिंता या दुविधा होती है, दुविधा में रहता है बच्चा क्या करे क्या ना करे। और उसमें एक मैं की भावना होती है कि मैं भी कुछ हूँ, और वो सोचता है मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। इस तरह की चीज़ें बच्चे में इसी समय देखी जाती है और इसी अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। स्किनर ने क्या कहा है देख लेते हैं। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। और गेट्स ने कहा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। ध्यान रखने की चीज़ है, अलग अलग कई बार पूछा जाता है कि अगर ये दे दिया कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, ये दे दिया जाएगा और 4 नाम दे दिए जाएंगे किसकी है, तो स्किनर की है। क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया स्किनर की। और गेट्स ने कहा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण, ये गेट्स ने कहा है अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण। और ई ए पील है एक, उन्होंने कहा है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। वातावरण के परिवर्तन के अनुसार जो परिवर्तन होता है, ये किसने कहा है, पील ने कहा है। और क्रो एंड क्रो ने कहा है कि
सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो थोड़ा थोड़ा भी अगर हम याद रखेंगे इसमें तो याद रहता है। अर्जन किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। वातावरण के साथ परिवर्तन किसने कहा है? पील ने। और अनुभव द्वारा व्यवहार का रूपांतरण गेट्स ने। और क्रिया क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाला प्रक्रिया स्किनर ने। तो ये 4 परिभाषा है, काफ़ी है इतना। आगे हम देखते हैं कि शैशव काल में सीखने की गति सबसे तीव्र होती है। सीखने की गति सबसे तीव्र किस काल में होती है? तो शैशवावस्था में, शैशव काल में। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6, ये जो है भाषा सीखने की गति सबसे अधिक होती है। इसमें पूछा जाता है कि भाषा सीखने की गति सबसे अधिक किस काल में होती है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ये 2 से 6 का समय है, जो उम्र है 2 से 6 साल, इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा भाषा सीखने की तीव्रता होती है। उत्तर बाल्यावस्था में खोजी दृष्टिकोण के साथ घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चा कुछ नया करने का, कुछ ढूंढने का कोशिश करता है, कुछ जानना चाहता है, हर चीज़ ये क्या है, वो क्या है। आप अपने घर में भी बच्चों को देखेंगे जो उत्तर बाल्यावस्था में होंगे बच्चे, उनके मन में रहता है कि हम हर चीज़ को जाने कि क्या है। हरलॉक बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। हॉरलॉक ने बोला है कि बाल मनोविज्ञान का नाम इसलिए बदल दिया गया क्योंकि इस समय बालक का जो विकास होता है उसमें बालक के समस्त पहलुओं पर, उसके विकास के हर पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पहले हम बाल मनोविज्ञान बोलते थे और अब बाल विकास इसका नाम रखा गया है। क्रो एंड क्रो ये क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकास हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक इसमें विकास का अध्ययन किया जाता है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। बाल विकास के सिद्धांत, इसके सिद्धांत देख लेते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास की दशा 2 प्रकार की है, शीर्ष पद पुच्छीय और केंद्र से परिधि की ओर। ये शीर्षपाद पुच्छीय, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। हम जानते तो हैं कि सर से लेके पाँव के तरफ विकास बढ़ता है, लेकिन एक तरह का इस पे नाम इसको दिया गया है कि शीर्षपाद पुच्छीय। और केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से बाहर की तरफ, परिधि की तरफ विकास की दिशा चलता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत और पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, ये हम जो सिद्धांत के प्रकार देख रहे थे उसमें है। और विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ऐसा कहा गया है कि अगर हम जैसे कहते हैं ना, ये बालक का जो पैर है पालने में ही देख के पता चल जाता है कि वो कैसा होगा, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस तरह का उसका परफॉर्मेंस होता है उसके अनुसार विकास की जो है भविष्य है। इनमें से एक आंतरिक कारक होते हैं और एक बाह्य कारक होते हैं। ये देख लेते हैं। आंतरिक कारक में जो देखा जाता है उसमें वंशानुगत, शारीरिक वृद्धि, संवेग, ये सब जो है आंतरिक कारक है। और जो बाह्य कारक है इसमें गर्भावस्था में माता का स्वास्थ्य, जीवन की घटना, भौतिक वातावरण और असामाजिक आर्थिक स्थिति, ये सब बाह्य कारक है। तो जो अंदर से किसी को प्रभावित करे वो आंतरिक कारक, शरीर जो है किस तरह का वृद्धि उसका है, उसका पोषण कैसा हो रहा है, तो विकास पे इन चीज़ों का असर अंदर से भी पड़ता है और बाहर से इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है कि माता के जो गर्भ में है बच्चा, माता का स्वास्थ्य कैसा है, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, जीवन की जो घटनाएं हैं वो बाहर से उसको प्रभावित करती है। आसपास का जो भौतिक वातावरण है, आसपास का जो माहौल है वो कैसा है और आर्थिक स्थिति कैसी है, वो सब भी बच्चे को प्रभावित करता है, बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे किताब में जो दिया गया है, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा नोट किया था। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शरीर क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, विषय, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जा सकते हैं। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहा जाता है। यहाँ पे एक क्रमिक श्रृंखला है, एक क्रम में विकास होता है। तो ये मानना चाहिए, देखना होगा कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें वो देखना पड़ेगा कि क्रमिक विकास होता है, वो एक के बाद एक विकास होता है, क्रमिक होता है।
क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को संकेत करता है कि बालक के अंदर अब तक संघटित गुणात्मक परिवर्तन तथा आगे आने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करती है। यहाँ पे अरस्तु का एक कोटेशन है, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। अगर पूछा जाता है विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है, ये किसने कहा है, तो अरस्तु ने कहा है। आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन। विकास के लक्षण देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जन्म से गर्भ अवस्था से, जन्म से नहीं, ये गर्भ अवस्था से मृत्यु तक चलती रहती है विकास जो है सो। और विकास परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, सरल से जटिल की ओर होती है। पूछा जाता है कि विकास की प्रक्रिया जो है वो किस तरह होती है, तो सरल से जटिल है, सामान्य से विशिष्ट है और एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होती है। एकीकृत से क्रियात्मक। विकास बहुआयामी है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से दर्शाता है जो विकास जो होता है सो। उसके बाद इसमें लचीलापन होता है। उसके बाद परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में यादाश्त या कमजोर होना। तो ये चेंजेस होते रहते हैं जब परिपक्व अवस्था में जब बच्चा आता है तब। और विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकता है, जैसे जैसे आयु बढ़ता है, कद बढ़ता है, वैसे वैसे गुणात्मक, जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। तो जैसे अगर विकास हो रहा है तो मात्रात्मक कितना मात्रा में, जैसे एक बार में तो बच्चा बढ़ गया, उसके बाद फिर उसमें धीमा गति हो जाएगा, एकदम से हमेशा बढ़ते रहेगा तो बच्चा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हर वक्त एक जैसा उसमें विकास नहीं होता है, समय के अनुसार उसका विकास में तेजी और गति आती है। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक, क्रियात्मक में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देता है। तो किशोरावस्था में हर तरह का परिवर्तन होता है। विकास प्रारंभिक हो सकता है या ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित भी हो सकता है। विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। किसी व्यक्ति में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में किसी उम्र में ज़्यादा होता है, किसी में किसी उम्र में। तो ये भी देखा जा सकता है। और विकास के आयाम यहाँ पे दिखाया गया है कि मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। शारीरिक विकास में हम देखते हैं कि शरीर का ऊंचाई कितना हुआ, शारीरिक अनुपात में किस तरह से वृद्धि हो रही है, ये सारी चीज़ें शारीरिक विकास में देखा जाता है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया होती है और वो खुद ही करने लगता है सब कुछ। शारीरिक विकास पर बालक के वंशानुगत गुणों का प्रभाव भी देखा जा सकता है कि माता पिता का जो विकास है उसके अनुसार से, अगर माता पिता गोरे हैं तो बच्चा गोरा है, अगर वो लंबे हैं तो लंबा है। उसके बाद बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए रखना चाहिए क्योंकि बच्चों की रुचियां, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर निर्भर करता है। तो यहाँ से प्रश्न अगर पूछता है तो हम इस तरह से जवाब दे सकते हैं कि शिक्षकों को क्यों रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे का हर तरह से विकास पे जो है वो उसके पूरे व्यक्तित्व पे उसका प्रभाव होता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचय होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों में क्या आशाएं की जा सकती है। अगर हम बच्चे का इन ढांचागत जो भी संरचना है, जो भी उसको पढ़ाने में हम आसानी से उसको डेवलपिंग, उसके शारीरिक और बुद्धि के विकास को ढांचा बनाकर आसानी से हम उसका शिक्षण कर सकते हैं। दूसरा है मानसिक विकास। तो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास जो है वो, इससे तात्पर्य है कि बच्चे का जो मानसिक योग्यता है, क्षमता है, जो वो किस तरह से विकसित हो रहा है। तो कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, ये सारी चीज़ें जो है वो संज्ञानात्मक विकास पर डिपेंड करता है।
और ये भी हर तरह से प्रभावित होता है। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ मानसिक विकास की भी गति के साथ बढ़ने लगती है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है तो इससे क्या कारण है उसे जानना उसके उपचार करने के लिए आवश्यक है। तो एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो जान सके कि बच्चा का जो मानसिक स्तर है वो कैसा है, उसके अनुसार वो उसका उपचार करने में उसे आसानी होती है और उसके अनुसार ही पाठ्य पुस्तकों की भी तैयार किया जाता है। सामवेगिक विकास, सामवेगिक विकास से भाव भी कहते हैं, कहा जाता है। इससे अर्थ है कि बच्चे में जो भावना है उसे कब क्रोध आता है, कब घृणा आता है, आश्चर्य होता है, स्नेह होता है, खुशी होती है, इन सबको इसके अंदर रखा गया है। तो बच्चे के जो नैतिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए इन चीज़ों का भी जानना बहुत ज़रूरी है और उसके अनुसार ही हम उसको शिक्षा दे सकते हैं। इसकी वजह से इसको भी जानना ज़रूरी है टीचर के लिए। अब हमारा चौथा है क्रियात्मक विकास। तो बच्चे का क्रियात्मक क्षमता क्या है, उसके लिए हमें इस विकास को भी समझना ज़रूरी है। जल्दी जल्दी थोड़ा करना, इसलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे हमारा भाषाई विकास, इसमें हम समझ सकते हैं कि बच्चे का जो भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, उसका विकास कितना है और किस स्तर पर कितना विकास किया जा सकता है। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने और बोलने लगता है। अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि बच्चा जो है कुछ शब्दों को कब समझता और बोलता है, तो 6 से 1 माह के बीच। और वहीं अगर 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 15 से 16 वर्षों के बीच काफ़ी शब्दों को समझ विकसित हो जाती है। यहाँ पे 15 से 16 महीने होने चाहिए मेरे ख्याल से। भाषाई विकास का क्रम एवं क्रमिक विकास होता है। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। ये भी एक क्रमिक विकास है, धीरे धीरे होता है। तो इसमें 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि 6 से लेकर 1 वर्ष तक जो है बच्चा कुछ शब्दों को बोलता है, समझता है, और 3 वर्ष तक वो कुछ छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। आगे है सामाजिक विकास। तो बच्चे का सामाजिक विकास जैसा होगा, जिस समाज में रहेगा उसका असर होगा और उसके अनुसार ही वो शिक्षित होगा। हमारा मेन यहाँ पे किशोरावस्था है, ये देखते हैं। 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था अत्यंत जटिल अवस्था तथा साथ ही व्यक्तित्व के शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि तेजी से होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता एवं स्वयं से संबंधित सरोकार का भाव रखते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ऐसी भावनाओं का प्रबल विकास होता है इस अवस्था में। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की वृद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, उनमें अस्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि होने लगती है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना रहती है। किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है, अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों को सही मार्गदर्शन एवं सलाह देने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से किशोरावस्था तक हमने ये देखा है। आगे मैं अभी और देख लेते हैं, बाकी का जो सिलेबस है उसको भी कवर कर लेते हैं। सामाजिकरण देख लेते हैं हम। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश में समायोजन करता है तथा उस परिवेश का एक मान्य, सहयोगी और क्षमतावान सदस्य बन जाता है। ये जेम्स ड्रेबर ने बोला है। और आगे हम देखते हैं कि मोरलैंड और लेविन ने सामाजिकरण के 5 चरण बताए हैं।
अन्वेषण, सामाजिकरण, अनुरक्षण, पुनः सामाजिकरण, अनुस्मरण। सामाजिकरण समाज में समायोजित हो, ऐसा कहा जाता है कि सामाजिकरण इसका मतलब है कि समाज में समाहित होना या हो जाना। और सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उसमें एक साथ कोई काम करने की क्षमता का विकास करता है। ये रास ने कहा है कि हम का विकास करता है और मिलकर काम करने की क्षमता का विकास करता है। सामाजिकरण अधिगम की एक प्रक्रिया है जो अध्येता को सामाजिक भूमियों के निर्वाह के योग्य बनाती है। ये हैरी एवं जॉनसन ने कहा है। सामाजिकरण की जिज्ञासा प्रारंभिक बाल्यावस्था में होती है और ये जो उम्र होता है वो 2 से 3 साल से लेकर 6 वर्ष की आयु तक की होती है। इस समय जिज्ञासा होती है बच्चे में, सामाजिकरण की जिज्ञासा की अवस्था होती है। और सामाजिकरण की किस अवस्था में बोलने की बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति होती है, ये किशोरावस्था की होती है। दोनों में अंतर है। बाल्यावस्था में जो होता है बच्चा, क्या होता है, सामाजिकरण की जिज्ञासा उसमें रहती है, पर समायोजन की जो पूरी तरह से विकसित जो अवस्था मानी जाती है वो किशोरावस्था मानी जाती है। इससे गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। सबसे ज़्यादा कब होता है? किशोरावस्था में। जटिल और गहन सामाजिकरण किशोरावस्था में होता है। और ये अवस्था जो है आंधी तूफान की अवस्था भी कही जाती है। मीड ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया था। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दुर्खिम ने दिया था। और प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं, ये दुर्खिम ने कहा था। विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार, ये सब जो है जीवित अवस्था में होते हैं, ये दुर्खिम ने कहा था। तो अगर एक बार में हम 2-4 बार इसको देख ले तो जैसे ही क्वेश्चन में अगर ये आता है तो हमें पता चल जाएगा। जीवित होने की अवस्था को दुर्खिम ने कहा था। जीवन में होता है ये चीज़ें, किसने कहा था? दुर्खिम ने कहा था। सामाजिकरण जो है वो 2 अवस्था में होती है, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक अवस्था जो होती है वो परिवार होता है, सबसे पहले वहीं पे सामाजिकरण होता है बच्चे का। और द्वितीयक होता है समाज, विद्यालय, समुदाय और पड़ोस। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सामाजिकरण का मतलब हम समाज से ही शुरू कर देते हैं, पर उससे पहले परिवार में ही, सबसे पहले परिवार में ही बच्चे का सामाजिकरण होता है। अब हम किताब में देख लेते हैं कि सामाजिकरण एवं इससे संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। सामाजिकरण केवल कौशल, क्षमता प्राप्त करना, अनुकरण करना ही नहीं, अपितु इसके माध्यम से व्यक्ति जीवन से संबंध विभिन्न प्रकार के व्यवहार को भी सिखाता है तथा यथा परोपकार अथवा आत्मनिर्भर होना भी सिखाता है। यहाँ पर हम देखेंगे रास के अनुसार, जो मैंने पहले बोला था कि हम की भावना का विकास होता है और एक साथ मिलकर काम करने की इच्छा की क्षमता का विकास होता है। रास के अनुसार हम रास इस तरह से याद करके रखना है। और किम्वल यंग के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। सामाजिकरण से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है स्वदर्पण सिद्धांत। ये कूले द्वारा दिया गया सिद्धांत है। स्वदर्पण सिद्धांत कूले द्वारा दिया गया है और इनके अनुसार सामाजिकरण सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होता है। समाज तथा अन्य बाहरी लोगों के संपर्क में आने से बालक में स्वधारणा विकसित होती है। यही कुल्ले ने बोला है कि स्व दर्पण सिद्धांत, स्व की भावना आ जाती है हमारे में दूसरों के संपर्क में आने से, ये कुल्ले ने कहा है। कुल्ले के सामाजिकरण के प्राथमिक समूह में परिवार, आसपास का वातावरण, खेल समूह आदि मानव स्वभाव को विकसित करने के लिए प्रथम पाठशाला है। अगर पूछा जाए कि कुल्ले ने किसको प्रथम पाठशाला माना है, तो हमारे आसपास का वातावरण, खेल कूद का जो समूह होता है, जो हमारे आसपास जो भी घटित होता है, वो सारा कुछ हमें सामाजिकरण करने के लिए प्रेरित करता है और यही हमारा प्रथम पाठशाला होता है। मैं और मुझे का सिद्धांत ये मीड महोदय ने दिया था। इसके जनक मीड थे। मैं और मुझे का सिद्धांत के जनक मीड थे।
और ये पहले मैंने बता ही दिया था। फिर ये दुर्खिम है, जिन्होंने कि सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया था। और सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो क्या है, तो पालन पोषण। बच्चे का जिस तरह से पालन पोषण होगा उस तरह से उनका सामाजिकरण होगा। सहानुभूति, अगर हम बच्चे के साथ सहानुभूति दिखाते हैं, जो अधिक प्यार करेगा, जो अधिक सहानुभूति दिखाएगा, बच्चा उसके साथ जुड़ जाएगा। सामाजिक शिक्षण, सामाजिक शिक्षण का भी बालक पे गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सामाजिक शिक्षण जो है सो इसका जो शुरुआत होता है वो घर से ही होता है। माता पिता, भाई बहन, अन्य सदस्य, उनका रहन सहन, खान पान, ये सब कुछ जो है उससे जो कुछ ग्रहण करता है, सीखता है, ये सब सामाजिक शिक्षण है। और इन सब का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है, उसके सामाजिककरण पे पड़ता है। और पुरस्कार एवं दंड, हम जिस तरह से बच्चे के साथ व्यवहार करेंगे, उसको जिस तरह से पुरस्कृत करेंगे, दंड देंगे, उसका भी प्रभाव उसके सामाजिकरण होने पे पड़ता है। और वंशानुक्रम भी होता है ये सामाजिकरण। बच्चे में जो उसके माता पिता का गुण है, दादा दादी का गुण है, वो भी उसमें आएगा। परिवार, जैसा परिवार है, अगर परिवार में सहनशीलता है, सहानुभूति है, तो बच्चा वैसा हो जाएगा। अगर रीति रिवाज है, जिस तरह का आदर्श है, जिस तरह का मूल्य है, बच्चा उस तरह से अडॉप्ट करता है, सीखता है। और पास पड़ोस तो होते ही हैं सीखने के लिए, और स्कूल से भी बच्चा सीखता है। तो ये सब कुछ बच्चे के सामाजिकरण के लिए, और साथ ही समुदाय, इन सब का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। और धर्म भी है इसमें समाहित, कि बच्चे का जो धर्म होता है, उसके जो आदर्श होते हैं, उसके जो मूल्य होते हैं, संस्कार होते हैं, वो सब की वजह से उसका सामाजिकरण होता है। अब सामाजिकरण का प्रकार मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पे भी देख लेते हैं। प्राथमिक सामाजिकरण जो है परिवार में होता है। परिवार से ही सबसे पहले बच्चा शिक्षा लेता है, संस्कृति, मूल्य, अपने घर का रीति रिवाज, सब कुछ सीखता है। और द्वितीय जो है, इसे गौण सामाजिकरण भी कहते हैं। द्वितीय सामाजिकरण को गौण सामाजिकरण भी कहते हैं। विद्यालय से, खेल के मैदान से, पास पड़ोस से, ऐसी जगहों से बच्चा सीखता है। अब हम सामाजिकरण की विभिन्न अवस्थाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है शैशवा अवस्था। यह अवस्था जो होता है, जन्म से लेकर 2 साल तक का अवस्था को शैशवा अवस्था कहते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है। अनुकरण की प्रवृत्ति के साथ आधार पर बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास, जो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। उस अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर रहता है। प्रथम वर्ष तक बच्चों में शर्मीलेपन के भाव दिखाई देते हैं, तो दूसरे वर्ष में ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे का सामाजिकरण जो शैशवा अवस्था में इस तरह से होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये 2 से 6 साल का अवस्था होता है। इसमें जो है बच्चा आक्रामकता की प्रवृत्ति नजर आती है। इसमें से बच्चा नाराज हो गया, आपस में झगड़ना जो होता है, जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है, कुछ चीज़ को जानने का, ये क्या है, वो क्या है। और फिर उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल, इसमें बच्चा जो है वो अन्य लोगों के विचारों को समझने लगता है, स्वीकारने लगता है, ऐसी प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। और प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि प्रतियोगिता की भावना का विकास बच्चे में कब होता है, तो 6 से 12 साल, उत्तर बाल्यावस्था में। और बालकों में पक्षपात, भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास भी होता है इसमें। बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का भी विकास होता है। और इसके बाद किशोरावस्था, जो कि बहुत ही जटिल अवस्था है। 12 से 18 साल का अवधि है ये। और सामाजिकरण की जटिल अवस्था है। समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करना, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन अर्थात सामाजिक सूझबूझ का विकास, आत्मविश्वास का मजबूत होना, विषम लिंगी के प्रति आकर्षण का भाव आदि। मित्रों के चयन में नवीन मानदंड अर्थात बालक एवं बालिकाएं दोनों समान विचार, समान मूल्य तथा समान उद्देश्य आदि से संबंधित मित्रों का चयन करना। और इसके विचारक जोसेफ का मानना है कि अधिकांश किशोर ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है, जिनसे खुले मन से बात किया जा सकता है। उसके बाद सामाजिकरण की प्रक्रिया में मुख्य अभिकर्ता कौन है, तो अध्यापक की क्या भूमिका होती है। अध्यापक जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें, बच्चे के सामाजिकरण में। तो ये जब विद्यालय में आता है, घर से बच्चा विद्यालय में आता है, तो वहाँ पे अध्यापक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य पैदा करता है बच्चे में। और इस समय जो है टीचर जो है, शिक्षक जो है, सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य आदि
सीखता है बच्चा टीचर से। और विद्यालय में, वहाँ के वातावरण में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य यह है कि बालक के माता पिता से संपर्क स्थापित करें और उसकी रुचियों और मनोवृत्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करें और फिर उसको उसी के अनुसार विकसित करें। शिक्षक को चाहिए कि वह स्कूल के विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा बालकों को सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करें। बालक के सामाजिकरण में स्वास्थ्य मानवीय संबंधों का गहरा प्रभाव पड़ता है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह दूसरे बालकों, शिक्षकों तथा स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ स्वस्थ मानवीय संबंध स्थापित करें। इन स्वस्थ मानवीय संबंधों के स्थापित हो जाने से स्कूल का समस्त वातावरण सामाजिक बन जाएगा। बच्चे को सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों, मानकों आदि का ज्ञान देना उनके सामाजिकरण को तीव्र करने में सहायक सिद्ध होता है। जहाँ तक सामाजिक भूमिका की उपयोगिता एवं उनके निर्वाह का प्रश्न है, तो अध्यापक स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत कर उन्हें अनुकरण देता हेतु प्रेरित कर सकता है। विद्यार्थियों से घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर उनके अपनी अभिवृत्तियों की समीक्षा अपने करने हेतु प्रोत्साहित करता उनकी वर्तमान अभिवृत्तियों का समर्थन कर उनके सामाजिकरण में सहायता की जा सकती है। सामाजिकरण के संदर्भ में बच्चे अपने अभिभावकों एवं शिक्षकों का भी अनुकरण करते हैं। तो इस तरह से सामाजिकरण होता है। और परिवार एवं अभिभावक की भूमिका जो होती है वो क्या होता है, तो वहाँ भी बच्चा सीखता है। जैसे परिवार में माता पिता का बच्चों को अनुशासन एवं सही समय पर सही काम करने की सीख देना, ये सब माता पिता की जिम्मेदारी होती है और ये सब बच्चे के व्यक्तित्व पे असर डालता है। और माता पिता द्वारा बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं पूरी की जाती है। बच्चे जब अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा करना, गलत काम पे निंदा करना, ये सब जिम्मेदारी होती है माता पिता की, उन्हें सही रास्ता दिखाना। तो यहाँ से भी बच्चा सीखता है और बच्चे का सामाजिकरण होता है। माता पिता अपने बच्चे को प्यार करती है, परिवार के अन्य लोगों से उन्हें प्यार करते हैं, जहाँ से कि वो हंसना, बोलना, उठना बैठना, बहुत तरह की चीज़ें वो सीखता है, जैसे कि बच्चे का सामाजिकरण होता है। तो माता पिता के का जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है बच्चे का सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने का, उसके क्षमता को विकसित करने का, यही सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। और एक तीसरा समूह है जो मित्र समूह होता है, उसकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चे के सामाजिकरण में, क्योंकि बच्चा जो है आसपास में दूसरे बच्चों के साथ खेलते, उठते, बैठते, बातचीत करते, उनसे भी उन चीज़ों को सीखते हैं, जो उनके घर की जो व्यवस्था है, उनके घर का, उनका धर्म, उनका नैतिकता, उन चीज़ों को भी अडॉप्ट करता है बच्चा। तो यहाँ से भी वो सीखता है। तो इस तरह से भी बच्चे का सामाजिकरण होता है। और सामाजिकरण में खेल की भी बहुत अहम भूमिका होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है जब खेलता है तो उसमें वो अलग अलग तरह का अपनी भूमिका निभाता है, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, कुछ रचनात्मक कार्य किया। तो ये सारी चीज़ें उनमें विकसित होती जाती है, सामाजिकरण की भावना इस तरह से विकसित होती है। जैसे कभी महात्मा गांधी बन के बच्चे खेलते हैं, बच्चे पुलिस बन जाते हैं, तो अपने स्वभाव के अनुसार वो इस तरह का खेल खेलते हैं और उससे भी खेल के मैदान में वो बहुत कुछ सीखते हैं। आपस में बच्चों के साथ एडजस्टमेंट सीखते हैं, सहनशीलता सीखते हैं, एक साथ एक रूप होना सीखते हैं, एक साथ मिलकर खेलना सीखते हैं। तो ये सब चीज़ों से भी बच्चे का सामाजिकरण होता है। तो यहाँ पे हमारा एक पोर्शन पूरा ख़त्म हो जाता है। तो आप बहुत ही अच्छे से अपना पेपर कीजिए और देखिए, ये सब चीज़ें काम में आएगी, इसलिए मैं डाल देती हूँ यूट्यूब पे, आप इसका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।